A very good morning to all my dear students. Welcome back to my channel. मैं आपकी अपनी मैम मीनू चौहान आज 11th क्लास के बच्चों का BST का चैप्टर फर्स्ट बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स लेकर आई हूँ। ये चैप्टर आपका अब एग्ज़ाम्स में आएगा और बच्चों को कुछ डाउट्स हैं। मैंने आपको कहा था कि जो आप अपनी रिक्वेस्ट मुझे भेजते हैं उसके अकॉर्डिंग ही मेरी वीडियो आगे अपने चैनल पे हम बनाते हैं। तो आपका जो रिक्वेस्ट है वो इसी चैप्टर को लेकर है, तो आई एम देयर विद यू। But before starting the chapter, I would like to request you to please like, share and subscribe my channel और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि जो भी मेरी नोटिफिकेशंस हैं वो आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू। अब हमारा चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट है व्हाट इज़ बिजनेस। ये मैं आपको बुकिश लैंग्वेज में तो क्लियर करूँगी ही, बट बिजनेस को BST को सिर्फ हम किताबी नॉलेज से क्लियर नहीं कर पाते, ना ही आप समझ पाएंगे, क्योंकि बेसिकली 11th क्लास के बच्चों के लिए BST का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने 10th से पहले कभी पढ़ा नहीं है। अब 11th में एक नया सब्जेक्ट ऐड हो गया BST, तो इसे हमें आपको जनरल टर्म्स में समझाना पड़ेगा। BST मीन्स बिजनेस स्टडीज़। अब ये बिजनेस क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। सबसे पहले जब हमारी कोई रेगुलरिटी में ट्रांजेक्शन होती है बाइंग और सेलिंग की, आप कुछ सामान खरीद रहे हो, कुछ बेच रहे हो, ट्रांजैक्शंस हो रही है, लेकिन इसमें पैसों का लेन देन होता है, तो वो कहलाता है बिजनेस। अब एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कबाड़ी वाले का। कबाड़ी वाला यू नो ना, ऑल ऑफ यू। कबाड़ी वाला रोज़ आता है हमारी गली में, बट हम उसे रोज़ सामान नहीं देते, हमें वो रोज़ पैसे नहीं देता। तो कबाड़ी वाले को हम वंस इन अ मंथ या महीने में 2 बार या 2 महीने में 1 बार हम जो रद्दी होती है घर की सारी, हम निकाल के उसको देते हैं, कागज़, अखबारें, किताबें वगैरह ये सब, ठीक है। उसके बदले में वो हमें 10 रुपये 20 रुपये जो भी पैसे उसको लगते हैं जेन्युइन, वो हमें दे देता है, हम लेके आ जाते हैं। बट वो बिज़नेस नहीं है, क्योंकि हम रोज़ नहीं दे रहे, हम उसको रोज़ रद्दी नहीं दे रहे, उसके बदले में रोज़ हमें पैसे नहीं दे रहा। तो बिज़नेस की जो एक टर्म है, जो बहुत बड़ी नीड है, वो है रेगुलरिटी। मतलब आपका काम डेली हो, रेगुलर हो, निरंतर हो, बिना रुके हो और उसके बदले में आपकी अर्निंग हो। अगर अर्निंग नहीं है तो वो बिज़नेस नहीं है। एक आपने ज़रूर सुना होगा 10th में अपनी इकोनॉमिक्स की बुक में, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम आज भी है, लेकिन वो सिर्फ एक ही जगह एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर हम अपनी गली में से बर्तन वालों को पुराने कपड़े देते हैं और उनसे उसके बदले में बर्तन लेते हैं। आप बहुत सारे कपड़े उनको देते हैं, तब वो आपको जाकर थोड़े से बर्तन दे कर जाते हैं। यानी कि वस्तु के बदले में वस्तु, गुड्स के बदले में गुड्स आप एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे बार्टर सिस्टम। बट इसके अलावा कहीं पर भी बार्टर सिस्टम अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको सामान खरीदना है तो पैसे देने पड़ेंगे, सामान बेचना है तो भी आप सामान बेचोगे और आपको पैसे ही मिलेंगे। जो हमारी इंडियन करेंसी है आप उसी को लोगे, चाहे वो आपको कैश की फॉर्म में मिले, चाहे वो आपको पेटीएम से पे करे, चाहे वो और भी कोई चेक दे दे या कैश, कुछ भी, बट वो हमारी करेंसी की फॉर्म में ही होगा। तो अब आपको ये क्लियर हुआ कि बैंक्स या बिजनेस जो रिलेट करता है मीन्स बीइंग बिजी। हाउएवर इन अ स्पेसिफिक सेंस बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन विच इज़ रेगुलर, एंगेज इन एक्टिविटीज़ लाइक परचेज, प्रोडक्शन, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट। आप एक बात बताइए, हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, अगर बिज़नेस में हमारा प्रॉफिट ही ना हो तो वो बिज़नेस किस काम का। आप क्यों बिज़नेस करेंगे अगर आपका प्रॉफिट ही नहीं है। कोई कुछ भी कहे आपको कि हम तो चैरिटी कर रहे हैं, हम तो सोशल वर्क कर रहे हैं, हम तो नोबल कॉज कर रहे हैं, बट कुछ भी काम अगर कोई भी करता है रेगुलर बेसिस पर अपने बिजनेस के पर्पज़ से, तो उसमें प्रॉफिट अर्निंग ही सबका मोटिव होता है। इफ़ देयर इज़ नो प्रॉफिट, मार्क माई वर्ड्स, देयर इज़ नो बिजनेस। सोशली हो, कल्चरली हो, ऑर्गेनाइजेशनल हो या चैरिटी के तौर पे हो, हर फील्ड में बिजनेस का एक ही प्रॉफिट होता है, एक ही मोटिव होता है, एंड दैट इज़ टू अर्न प्रॉफिट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस में आपको 2 चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर की हैं। पहली ये कि बिजनेस में रेगुलरिटी होना ज़रूरी है। आज काम है, कल नहीं है, परसों है, तरसों नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आपको अपना बिजनेस एक लेवल पर लेकर जाना है, अपनी गुडविल मेंटेन करनी है और कहीं ना कहीं अपनी एक पहचान बनानी है, तो उसके लिए आपको बिजनेस को रेगुलरिटी पर रखना पड़ेगा और प्रॉफिट एक प्रॉफिट अर्न करना आपका मोटिव होना चाहिए। नंबर 3, प्रॉफिट अर्न करना ही एक सिर्फ मोटिव नहीं होता। बिजनेस आप जो भी करते हैं उससे दूसरों को फ़ायदा होना,
आपके कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन, आपके जो क्लाइंट्स हैं उनका सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे सॉरी जैसे हम पढ़ाते हैं, हम जो फीस मांगते हैं हमें दी जाती है, बट अगर हम अपनी क्वालिटी रिज़ल्ट मेंटेन करते हैं तो हमारे नाम से हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं। यानी कि आप अपने प्रोफेशन में अपने काम की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जहाँ पर काम की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है वहाँ पर गुडविल डाउन होती है, प्रॉफिट कम होता है। इसीलिए फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इफ़ यू वांट टू रन योर बिजनेस फॉर a long period of time, you have to maintain the quality of your work and so that you can get profit easily. Now the characteristics of business, very simple. It is an economic activity. Now can you guess, can you tell me what is economic and non-economic activities? I'll tell you the examples. Economic activities are those by which you earn something. आपको अर्निंग हो रही है। जैसे मान लो एक लेडी अपने घर में परिवार के सभी लोगों के लिए खाना बनाती है और उसके बदले में परिवार वाले बहुत प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तारीफ़ करते हैं कि बहुत अच्छा खाना बना है, बट उनको कोई पैसे नहीं देता। और देगा भी क्यों भाई? मदर है, ग्रैंड मदर है, अगर वो आपके लिए प्यार से कुछ बनाती है तो आप उनको प्यार ही दोगे, उनको अर्निंग नहीं होगी। बट वही अगर हमारी मदर या हमारी ग्रैंड मदर खाना बनाकर लोगों के घरों में सप्लाई करे, या वो होटल्स या रेस्टोरेंट्स में सप्लाई करे, या टिफ़िन बनाकर ऑफिस में सप्लाई करे और उसके बदले में उन्हें पैसे मिले, if she will earn by their activities, then it is called economic activity. यानी कि जिस काम को करने से आपको अर्निंग मिलती है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जिस काम को करने से आपको अर्निंग नहीं होती, आपको पैसा नहीं मिलता, वो कहलाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक एग्जांपल मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ से देती हूँ। अगर मैं कोचिंग में पढ़ाती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो उसके बदले में मुझे फ़ीस मिलती है। बट अगर मैं अपने ही बच्चों को पढ़ाती हूँ तो उसके बदले में हम कोई फ़ीस चार्ज कर ही नहीं सकते, बिकॉज वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ड्यूटी है। बीइंग अ मदर आई हैव टू टीच माई किड्स। तो वो एक्टिविटी मेरे बच्चों को मैंने पढ़ाया तो वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग। ठीक है। और अगर मैं आपको पढ़ाती हूँ, कोचिंग में पढ़ाती हूँ, स्कूल्स में पढ़ाती हूँ, उसके बदले में मुझे फ़ीस या सैलरी मिलती है, तो वो है मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट, production or procurement of the goods and services. Before goods are offered to people for consumption, these must be either produced or procured by the business enterprises. Every business good deals with the acquires them from producer to be further sold to consumers, users. Goods may consist of consumable items of daily use like sugar, ghee, oil, notebook, pen, pencil, capital goods like machinery, furniture offered to consumer, and banking, electricity, etc. कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि हम रॉ मटेरियल कहाँ से ख़रीदें। हमें रॉ मटेरियल कैसे मिलेगा? जैसे कोई इंडस्ट्री है वो फूड आइटम्स बनाती है, तो फूड आइटम बनाने के लिए उनको जो फूड से रिलेटेड रॉ मटेरियल है, उनको वीट चाहिए, उन्हें शुगर चाहिए, उन्हें बैरली चाहिए, उन्हें राइस चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो सारा रॉ मटेरियल उन्हें मिलेगा एग्रीकल्चर साइड से। तो यानी कि एक इंडस्ट्री फिनिश गुड्स बनाने के लिए पहले जो रॉ मटेरियल खरीदती है वो बेस्ड होती है एग्रीकल्चर पे। थर्ड पॉइंट इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एज आई टोल्ड यू कि गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है। जैसे अगर हम कुछ प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे प्रोडक्शन में हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हमने मार्केट में सेल किया, उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? अर्निंग मिलेगी। अर्निंग ज़्यादा होगी, सामान अच्छा होगा, अर्निंग ज़्यादा होगी तो आप प्रॉफिट अर्न करेंगे, और प्रॉफिट अर्न करेंगे तो आपका बेनिफिट होगा और आपकी कंपनी लॉन्ग टर्म तक रन करेगी। सिमिलरली अगर आप गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, आप सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे आप एक टीचर की सर्विस हो गई, एक डॉक्टर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लॉयर्स यानी वकील अपनी सर्विसेज देते हैं, तो दे आर गिविंग देयर सर्विसेज। प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, एंड मैनी मोर पीपल आर देयर, हॉकर्स हैं, ये अपनी सर्विसेज हमें देते हैं और उनकी सर्विसेज के बदले में हम उन्हें पैसे देते हैं। तो गुड्स के बदले में आपको गुड्स नहीं मिलेगा, गुड्स के बदले में आपको मनी डील करनी है, और सर्विसेज के बदले में भी आपको उन्हें पे करना है। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, एज आई टोल्ड यू कि जो बिजनेस होता है वो रेगुलर बेसिस पे हो, आज है कल नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रॉफिट अर्निंग, एज आई टोल्ड यू राइट नाउ, विदाउट प्रॉफिट देयर इज़ नो बिजनेस। तो हर बिजनेस का एक मोटिव प्रॉफिट ज़रूर होना चाहिए, अगर नहीं है तो ज़रूर होना चाहिए, चाहे प्रॉफिट का मार्जिन आप थोड़ा कम लें, क्योंकि सोसाइटी का बेनिफिट भी बहुत ज़रूरी है, बट प्रॉफिट अर्निंग should be the motto.
Now, uncertainty of returns. Returns uncertainty refers to the lack of knowledge relating to the amount of money that the business is going to earn for a given period. Every business invests money to run its activities with the objectives of earning profit, but it is not certain as to what amount of profit will be earned. Uncertainty of return का मतलब है कि अगर हम कोई बिजनेस काम करते हैं, चलाते हैं, तो हमें कोई एश्योरिटी नहीं है कि हमें प्रॉफिट कितना होगा. सपोज आपने प्रॉफिट सोचा कि 2 लाख तक तो हमारी कंपनी टेक ओवर करेगी ही और हम कमा लेंगे, बट लॉस हो गया, लॉकडाउन हो गया, सामान पड़ा रह गया, कंपनी टेक ओवर कर ही नहीं पाई, उतना प्रोडक्शन आपने जो किया उतना सेल हुआ ही नहीं, तो कंपनी को उस लेवल पर प्रॉफिट नहीं हुआ. तो प्रॉफिट फ्यूचर अनसर्टेन है, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है. तो आपका जो आप प्रॉफिट लेकर चल रहे हो वो हो भी सकता है, और हो सकता है जो आपने सोचा हो उससे ज़्यादा हो जाए. लेकिन हमें लॉस को फेस करने के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि प्रॉफिट जो आप सोच रहे हैं उससे कम हो या प्रॉफिट आपको ना हो. एलिमेंट ऑफ रिस्क. तो जहाँ पर प्रॉफिट नहीं होता वहाँ पर हमारा एलिमेंट आता है रिस्क का, और रिस्क को कवर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम रिस्क फैक्टर लेकर चलें. हम अपने पास थोड़ा कैश इन हैंड ज़रूर रखें, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कहीं पर कोई लैकिंग है, कोई शॉर्टेज है, पैसे की कमी है, काम रुक रहा है, या अचानक क्राइसिस हो गया, तो हमारा जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है, जो सेव किया हुआ पैसा है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं. दूसरा, हमें इंश्योरेंस करके चलना चाहिए, लाइफ में भी, बिजनेस में भी, गुड्स में भी और इन्वेस्टमेंट में भी. अगर आप अपने बिजनेस को, अपने एसेट्स को इंश्योर करके चलते हो, तो फ्यूचर टाइम में होने वाले क्राइसिस का कुछ हिस्सा आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हो. जैसे हम अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस कराते हैं, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराते हैं, हेल्थ का इंश्योरेंस कराते हैं, कि इन फ्यूचर कुछ भी क्राइसिस होता है हमारे साथ, हमारी कंपनी के साथ या हमारे बिजनेस के साथ, तो इंश्योरेंस कंपनी से हम क्लेम करके अपने उस लॉस को कुछ हद तक पूरा कर सकते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, आपके पास 3 टॉपिक हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको इसको टेबल फॉर्म में लर्न करना है. टेबल इज इन द NCERT बुक. यू हैव टू रीड इट एंड लर्न इट थॉरली. बिजनेस में जो आप डिसीजन लेते हैं, यू आर द ऑनर, यू हैव द लीगल फॉर्मेलिटीज़. आप अकेले ऑनर हैं या जॉइंट वेंचर में हैं, बट आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई हेड नहीं है, यू आर द ओनर ओनली. सारे डिसीजंस आपने खुद लेने हैं, आपका अपना काम है, उसके प्रॉफिट और लॉस के लिए आप जिम्मेदार होंगे. इसमें आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज का पब्लिक डीलिंग है वो आपकी जिम्मेदारी है. आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा हायर क्वालिफिकेशन, हायर डिग्रीज़ की ज़रूरत नहीं है. आपको अपने काम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, अपने हिसाब से होनी चाहिए. मे बी यू कैन रन योर फैमिली बिजनेस, तो आपको उसके लिए कोई डिग्री हासिल करने की ज़रूरत नहीं है. प्रॉफिट अर्निंग, टोटल प्रॉफिट इज़ योर्स, एंड सो एज टोटल लॉस इज़ ऑल्सो योर्स. कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड. कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, बट वो आपके बिजनेस साइज़ को लेकर. बिजनेस बहुत बड़ा है तो कैपिटल ज़्यादा चाहिए, बिजनेस मीडियम स्केल पे है तो कम पैसों में भी काम होता है, और बिजनेस अगर छोटे लेवल का है तो आप कम पैसों में भी अपने काम को शुरू कर सकते हैं. नाउ ट्रांसफ़र पॉसिबिलिटी विथ सम फॉर्मेलिटीज़. नो कोड ऑफ कंडक्ट इज़ प्रिस्क्राइब्ड इन शॉप एंड फैक्ट्री. ये शॉप हो सकती है, कोई छोटा मोटा इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई फैक्ट्री हो सकती है. प्रोफेशन में, इसमें आप प्रोफेशनलाइज्ड हैं, आप अपनी नॉलेज, अपनी स्किल, अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल, यू आर सर्टिफाइड एक्सपर्ट. आप प्रोफेशनलिज्म में जा रहे हैं, आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं. तो प्रोफेशनलिज्म में क्या होगा, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज. जैसे एक डॉक्टर है, नॉर्मल डॉक्टर नहीं, डेंटिस्ट स्पेशलाइज्ड है, वो सिर्फ दांतों के लिए जो भी प्रॉब्लम होगी उसको क्योर करेगा, राइट. आप डेंटिस्ट के पास सर्दी खांसी जुकाम की दवाई लेने नहीं जाएंगे. अगर डेंटिस्ट है तो दांतों की समस्या होगी तो आप ज़रूर जाएंगे. अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो अपने चेकअप के लिए डेंटिस्ट के पास नहीं जाएगी. सिमिलरली, अगर कोई टीचर सिर्फ साइंस का सब्जेक्ट लेता है, दैट मीन्स दैट टीचर हैज़ अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ साइंस, तो वो मैथ्स नहीं करा सकेगा, इंग्लिश हिंदी नहीं करा सकेगा, संस्कृत नहीं करा सकेगा. लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बच्चों को सभी सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से करा लेते हैं. तो वो, आप जब प्रोफेशन की बात आती है, एक स्पेशलाइज्ड टर्म की बात आती है, तो उसमें वो सिर्फ अपने उस एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए फेमस होते हैं और बाकी पार्ट के लिए नहीं. लिमिटेड कैपिटल नीडेड. ऑब्वियसली आप एक पर्टिकुलर काम में कर रहे हैं, आपको कैपिटल भी लिमिटेड चाहिए. प्रोफेशन कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड. इसमें आप अपने प्रोफेशन को थॉरली फॉलो कर रहे हैं और उसी एक जोन में आप अपना जा रहे हैं. यू आर नॉट गोइंग इन एनी अदर फर्दर जोन. लीगल, मेडिकल, प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट. जैसे मैंने अभी आपको बताया
कि डेंटिस्ट इन्होंने आपको बताया, मेडिकल प्रोफेशन यू कैन बी एनी काइंड ऑफ अ डॉक्टर, गायनोकोलॉजिस्ट हो सकता है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है, बोन्स के डॉक्टर्स अलग होते हैं, तो यू कैन बी इन अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोफेशन। सिमिलरली चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए भी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन है जहाँ पर आप वो सिर्फ सीए ही का काम करते हैं, बैंकिंग और अकाउंट्स वगैरह का काम देखते हैं। नाउ एम्प्लॉयमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर और सर्विस एग्रीमेंट। सबसे पहले अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, आपकी सर्विसेज के बेसिस पर एक एग्रीमेंट होता है। परफॉर्मिंग वर्क एज पर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स, आपको वहाँ के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, आप अपने रूल्स वहाँ नहीं चला सकते। आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, किसी के अंडर काम कर रहे हैं, तो आपको 10 to 5 की टाइमिंग है, 10 to 7 की टाइमिंग है, 12 to 9 की टाइमिंग है, यू हैव टू फॉलो दैट टाइमिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स एंड रेगुलेशन, यू हैव टू फॉलो द वर्क क्राइटेरिया। सैलरी एंड वेजेस, यू विल गेट सैलरी और वेजेस इन टर्म्स ऑफ योर सर्विसेज, आपको मंथली मिलेगा वेजेस में या सैलरी मिलेगी मंथली बेसिस पर। एंड नो कैपिटल रिक्वायर्ड, आपको अपनी नॉलेज और स्किल का यूज़ करना है, आपको पैसा नहीं लगाना। और एम्प्लॉयमेंट का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कंपनी अगर लॉस में जाती है तब भी कंपनी आपको सैलरी पे करेगी, लॉस वो खुद बेयर करेगी। तो अगर आप जॉब में इंटरेस्टेड है और आप जॉब करते हैं तो आपको एक सिक्योरिटी है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको रेगुलरिटी में 20-25 हज़ार जो भी आपकी अर्निंग है वो आपकी अर्निंग बनी रहेगी। फिक्स्ड एंड रेगुलर पेज, नो और लिटिल रिस्क, इसमें रिस्क बहुत कम है, सिर्फ जॉब जाने का रिस्क है, वो भी नोटिस से पहले आपकी जॉब नहीं जा सकती, आपको नोटिस दिया जाएगा और तब आपको जॉब से हटाया जाएगा। जॉब्स इन बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, स्कूल्स एज अ टीचर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड सो ऑन। तो जॉब्स बहुत सारी तरह की होती है, ब्यूटिशियन की जॉब्स हैं, टीचर्स की जॉब है, प्राइवेट स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, आप किसी शॉप पर जॉब कर सकते हैं, आप मैनेजर की पोस्ट पे हैं। तो जॉब्स की जो क्राइटेरिया है वो बहुत डिफरेंट है, डिफरेंट लेवल पर जब हम जॉब करते हैं तो वो हमारा कहलाता है अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट एज एन एम्प्लॉई। तो ये आपको बेसिक 3 डिफरेंसेस मैंने कराए जॉब्स के बारे में। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इंडस्ट्री का, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आप ज़रूर बताइएगा कि आपको जितना कराया उतना समझ में आया या नहीं। आई होप आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और आज हमने जो पार्ट किया है उसे हम यहीं पर रोकते हैं, नेक्स्ट पार्ट इंडस्ट्री का हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।